नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पितृदोष के ऊपर बात करेंगे। पितृदोष के तथ्यों को समझेंगे, उसके बिल्कुल तह में जाकर उसके बहुमूल तथ्यों को समझेंगे कि पितृदोष आपकी कुंडली में बनता कैसे है, वास्तव में पितृदोष होता क्या है, पितृदोष बनता कैसे है, पितृदोष शुभ है या फिर अशुभ है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे कि किस किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति अगर आपके जीवन में है तो आप समझिए कि आपके कुंडली में पितृदोष है। कुंडली में किस किस प्रकार के योग बनते हैं जो कि पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष के भी अनेक प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही कुंडली में हम योग तथा उपाय के ऊपर बात करेंगे कि पितृदोष का क्या उपाय होना चाहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपको लगता है पितृदोष शुभ है या फिर अशुभ है, जो भी आपको लगता है पितृदोष के बारे में, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इसमें लगभग 75% पॉपुलेशन को पितृदोष का निर्माण हो रहा है। ये इन प्रकार किसी भी तरह से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्टली पितृदोष कुंडली में बना हुआ हो या फिर इनडायरेक्टली इफेक्टेड हो रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति, लगभग 75% व्यक्ति पितृदोष से प्रभावित है इस जीवन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पितृदोष शुभ होता है या फिर अशुभ होता है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सारी तरह की धारणाएं होती हैं पितृदोष को लेकर, और यह एक बहुत ही बर्निंग सेंसेशनल विषय है ज्योतिष शास्त्र का, पितृदोष। क्योंकि यह जो अभी का समय है जहां पर हम अपने सनातन परंपरा से, अपने वैदिक परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं, जिसके कारण किसी न किसी रूप से हम अपने कर्तव्य कर्मों से दूर हटते जा रहे हैं। और कर्तव्य कर्मों से दूर हटना अर्थात कोई ना कोई प्रकार से आप अपने पितरों के प्रति, आप प्रकृति के प्रति कोई ना कोई दोष जरूर ले रहे हैं, कोई ना कोई पाप कर्म आपसे जरूर हो रहा है, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि आपके पास धन है या फिर आपके पास सभी प्रकार के टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, उसके बाद भी आप पीड़ित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पितृदोष शुभ है या फिर अशुभ है। एक बहुत ही अनयूजुअल सा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग पितृदोष को अशुभ मानते हैं। लेकिन यह पितृदोष बनता कैसे है, यह कहां से आता है? पितृदोष आपके पूर्वजों से प्राप्त हुआ दोष है। और पूर्वज जो हमारे माता पिता, हमारे एंसेस्टर्स हैं, जब यह इनको, इनके आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है, इनके आत्मा अलग अलग डायमेंशंस में तड़पते रहते हैं या फिर अपनी मुक्ति के लिए वेट करते रहते हैं, तो वैसे जातक को चुना जाता है इनके द्वारा जो बलिष्ठ हो, जो बलवान हो किसी भी एंगल से, जिनसे यह अपने मुक्ति का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वैसे जातक को कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। तो यह एक योग है जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल लिए हुए रहता है। हाँ, यह बात सही है कि जिसके जीवन में पितृदोष होता है, उनका जीवन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरा हुआ रहता है। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परेशानियां बनी रहती है। लेकिन इसका रीजन बस यह है कि आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है कि आप पितृदोष का खंडन कर सकें, पितृदोष की शांति कर सकें, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सकें। इसीलिए आपके जीवन में अधिक परेशानी है। तो यह दोष एक अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में सबसे ऊपर, आपसे ऊपर कोई ना हो आपके कुल में, उतना ऊपर बढ़ जाने की। लेकिन उसके लिए आपको इसके महत्ता को समझना पड़ेगा, पितरों के महत्ता को समझना पड़ेगा, अपने कुल परंपरा के महत्ता को समझना पड़ेगा। साथ ही उसका निवारण के लिए आपको अथक प्रयास, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप उनको मुक्ति दिला देंगे, उसके बाद आप एक राजा के समान आपका जीवन हो सकता है। पितृदोष एक ऐसा योग है, इसीलिए इसे कभी भी अशुभ नहीं समझना चाहिए
कि पितृदोष है तो बहुत मेरा जीवन तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर ही वो सामर्थ्य है, आपके अंदर ही सबसे अधिक पोटेंशियल है अपने कुल में कि आप उनका उद्धार कर सकें। इसीलिए आपके जीवन में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहला शुभ है या अशुभ है ये हमें समझ में आ गया। दूसरा हम ये बात करेंगे कि पितृदोष का निर्माण होता कैसे है, क्यों होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लूंगा जिसे समझकर आप यह जान पाएंगे कि पितृदोष कहां से आता है। सबसे पहला सिंपल चीज है कि यदि आपके घर में, अपने कुल में, अपने पितरों के प्रति पितृकर्म नहीं किए जाते या फिर अपने पितरों को सताया जाता है, आपके हिस्ट्री में, अपने कुल के हिस्ट्री में जब आप देखेंगे अपने दादा परदादा के समय, उनमें कोई भी आपके घर का सदस्य का कोई दर्दनाक मृत्यु हुआ हो, तब पितृदोष का निर्माण होता है। या फिर किसी ने अपने पितरों का बहुत घोर अपमान किया हो, उन्हें सताया गया हो, सता सताकर उन्हें मार दिया गया हो, इस प्रकार की स्थिति जब बनती है कुल में, तब पितृदोष वाले जातक का जन्म होता है उस कुल में। और जब पितृदोष वाले जातक का जन्म हो जाता है तो पूरा घर अशांत हो जाता है, आपके अपने कुल देवी देवता भी आपका साथ छोड़ देते हैं। दूसरा, यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, दर्दनाक मृत्यु हो गई हो, किसी की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो गई हो, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। कोई बड़ा पाप आपके घर में किसी ने कर दिया हो, बहुत बड़ा पाप जो जनन पाप होता है, जो प्रकृति का श्राप जिसे लगता है, या फिर कोई बड़े जन समुदाय का जिसे श्राप लग जाता है, अगर उस प्रकार के पाप कर दिए गए हों किसी के भी द्वारा आपके घर में, आपके कुल में, तो फिर पितृदोष का निर्माण हो जाता है, पितृदोष वाले जातकों का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही ब्रह्म पाप से भी पितृदोष लगता है। ब्रह्म पाप का अर्थ है कि कुछ ऐसे स्वरूप हैं जो ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात भगवान है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, या फिर कोई देवस्थान, मंदिर हो कोई, तो वहां पर जाकर आपने सूर्य को देखकर आपने थूक दिया कभी, या फिर मूत्र विसर्जन कर दिया। इस प्रकार की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब उस जातक को ब्रह्म का दोष लगता है, और ब्रह्म के दोष लगने से भी जातक को पितृदोष का निर्माण होता है। सिर्फ जातक को ही नहीं, पूरे कुल को उस पितृदोष का भुगतान भुगतना पड़ता है। किसी ने गौ हत्या कर दिया हो, ब्राह्मण हत्या कर दिया हो, या फिर कोई जन की हत्या कर दी हो, किसी जीव की हत्या कर दी हो, कोई बड़े जीव ब्रह्म योनि की, जैसे कि गौ, सर्प की हत्या करने से भी आपके घर में पितृदोष वाले जातक का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार यदि घर से बाहर या फिर घर के अंदर किसी भी प्रकार का पाप किया गया हो, घर के अंदर मतलब कि घर के अंदर कुल में अपने परिवार के प्रति, अपने कुल देवी देवता के प्रति कोई पाप कर दिए जाने के कारण, या फिर घर के बाहर जो मैंने बतलाया कि कोई ब्रह्म योनि की हत्या कर दी गई हो, या फिर जाने अनजाने में भी कई बार जब आप घर बनाते हैं, नया घर आप बना रहे हैं, जब भूमि का खनन होता है उस समय कई सारे छोटे छोटे जीव जंतु की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका दोष किसे लगेगा? उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को लगेगा। यदि आपने पीपल का वृक्ष काट दिया हो, किसी देव वृक्ष जैसे कि बड़ के वृक्ष को काट दिया हो, आप घर बनाने जा रहे हो, आपने प्रॉपर्टी लिया हो, उसमें एक बड़ का वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष लगा हो, उसको आपने काट कर सफाया करके आपने समतल जमीन करके उसमें एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, तो फिर उस बिल्डिंग में रहने वाले हर एक व्यक्ति, होने वाले हर एक कार्यवाही उस बिल्डिंग में पितृदोष से ग्रसित रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने समझा कि पितृदोष बनता कैसे है, कहां से आता है पितृदोष। अब पितृदोष किस कुल से आता है ये भी जाने, क्योंकि एक तो हमारा कुल है, हमारा कुल अर्थात कि हमारे पिताजी का कुल, तो हमारे पिताजी का कुल के 7 पीढ़ी, जो पिछले 7 पीढ़ी हैं, पिता के कुल के 7 पीढ़ी, माता के कुल के 7 पीढ़ी, और यदि आपका विवाह हो गया हो, आप एक पुरुष हैं, तो आपकी सास के कुल के 3.5 पीढ़ी और आपके ससुर के कुल के 3.5 पीढ़ी, टोटल मिलाकर 21 कुल का, 21 पीढ़ी का दोष आपको लगता है। अब मान लीजिए आपके घर में किसी का भी पितृदोष नहीं था, आपकी कुंडली में या फिर आपके घर के किसी के भी सदस्य की कुंडली में पितृदोष का निर्माण नहीं हो रहा था,
लेकिन आपका विवाह हुआ और आपकी पत्नी की कुंडली में पितृदोष निकला, तो फिर उस दोष को आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसलिए पितृदोष वाले जातक एक सागर के समान माना गया है। बाण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो आम समाज में नहीं प्राप्त होता, यह स्मशान का ग्रंथ माना गया है और इसमें पितृदेवता अर्थात माता पिता को सबसे बड़े देवता माने गए हैं। साथ ही जो पितृदोष वाला जातक एक सागर के समान माना गया है। सागर अर्थात जितनी भी नदियां हैं सभी जाकर सागर में मिलती हैं और सागर के पास वो सामर्थ्य है कि वो एकदम स्थिर रहता है। अगर किसी नदी में जल का बहाव बढ़ जाए तो वह बाढ़ आ जाता है, आसपास के लोग आसपास का क्षेत्र बहुत भयावह रूप से ग्रसित हो जाता है। लेकिन वही नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो समुद्र बिल्कुल स्थिर होकर उन सभी वेगों को सह लेता है। तो उसी प्रकार पितृदोष वाले जातक की स्थिति बतलाई गई है और आपको स्वयं को सागर मानना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो आप एक सागर के समान हैं और उन सभी नदियों के एक्सक्रीटा को, खराब चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी से आपके जीवन में पितृदोष आ गया तो अर्थात कि आपके जो पत्नी के जो पिता और माता के कुल हैं, 3.5 कुल, 3.5 पीढ़ी, वो आपसे मुक्ति चाहते हैं, वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यदि आप अपने घर के बड़े सदस्य हैं, कोई बड़े बेटे हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो आपके जो पितृगण हैं वह आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप ही उनका मुक्ति करवाएं। यदि किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो उसे पितर भी एक्सेप्ट नहीं करते, उसके सभी द्वार ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वार बंद हो जाते हैं। तो वो आत्मा प्रेत योनि में रहकर कई सारे लंबे समय को व्यतीत करता है उस वेट में, उस चीज के प्रतीक्षा में कि कब उसकी मुक्ति हो सके। और जब वैसे जातक का जन्म, पितृदोष वाले जातक का जन्म किसी कुल में होता है तो उसके कुल के सभी पितृगण जो प्रेत आत्मा प्रेत योनि में है वो सभी सक्रिय होकर उस जातक को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पितरों का यही तरीका है, उस जातक को बहुत अनेक परेशानी व्यूह में फंसाते हैं जिससे जातक बिल्कुल परेशान हो जाए, फेडअप हो जाए। अल्टीमेटली उनका कहने का यह एक तरीका है कि तुम मुझे मुक्ति दो। वो हमारे माता पिता ही हैं, लेकिन फिर भी वो देवताओं से भी रुद्र होते हैं। जब उनको कुछ चाहिए होता है, जैसे हम अपने माता पिता के पास रोकर जिद करके अपने इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार हमारे पितृगण भी हमारे से वैसा ही एक्सपेक्ट रखकर और रुद्र स्वरूप होकर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको मुक्ति प्रदान करें। और यही मार्ग है पितृदोष अर्थात अपने पितरों को मुक्ति देने का। और अभी जो समय आने वाला है पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, सबसे अनुकूल समय है पितृ शांति के लिए, क्योंकि यह पूरा जो पक्ष है, पूरा 15 दिन पितरों के नाम से समर्पित है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुंडली में किस किस प्रकार के योग बनते हैं, जिससे हम समझ सकें कि आपके जीवन में पितृदोष का निर्माण हो रहा है, आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। सबसे पहला है काल सर्प दोष। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो अनेक तर्क वितर्क करते हैं कि काल सर्प योग मैं नहीं मानता, किसी ग्रंथ में नहीं है, आदि आदि अनेक बात कहते हैं। मैं तो यह स्पष्ट रूप से नहीं कहूंगा कि किसी ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा प्रमाण आदि काल से उज्जैन, नासिक, अनेक ऐसे क्षेत्र में बड़े बड़े कंदराओं के अंदर मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह काल सर्प दोष अभी का बनाया हुआ नहीं, बहुत आदि काल से चला आ रहा है। और इसका जो वैल्यू था वो बहुत पहले से ही लोग जान रहे हैं, अभी इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यह पुनः उद्गम हो गया है, इसका ज्ञान पुनः लोगों के मध्य पहुंच चुका है। तो काल सर्प योग कुल 144 प्रकार के होते हैं। जब राशियों के हिसाब से उसे विभाजन करते हैं तो कुल 12 प्रकार के काल सर्प योग माने गए हैं। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प योग बनता हो, आंशिक या फिर पूर्ण रूप से, आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से पितृदोष से ग्रसित हैं।
यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो बनता ही हो, सूर्य ग्रह भी राहु केतु के मध्य हो या फिर चंद्रमा राहु केतु के मध्य हो, तब भी घोर पितृदोष का निर्माण होता है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य राहु एक साथ स्थित हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। या फिर सूर्य शनि साथ में हो और राहु की दृष्टि पड़ती हो, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। यदि कुंडली के पंचम, षष्टम या फिर अष्टम भाव में सूर्य राहु या फिर सूर्य केतु विराजमान हो या फिर चंद्र राहु या केतु विराजमान हो, तो 100% आपके जीवन में, आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। पंचम भाव जो है वो प्रारब्ध का स्थान माना गया है, छठा भाव पूर्व जन्म के बचे हुए कर्मों का स्थान है और अष्टम भाव पूर्व जन्म के दुष्ट अशुभ कर्मों का स्थान है। इसीलिए इन भावों में जब सूर्य या फिर चंद्रमा राहु या केतु के साथ स्थित हो जाते हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार द्वादश भाव में भी यदि सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो और राहु केतु हो, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के अनेक कॉम्बिनेशंस हैं कुंडली में, जिसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। यदि शनि और राहु एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो और आपकी कुंडली में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बनता हो, तो आप बड़े रूप से पितृदोष से ग्रसित हैं और आपको पितृ का श्राप लगा हुआ है। यह जो शनि राहु का दोष है, इसे प्रेत बाधा दोष या फिर श्रापित दोष के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पूर्व जन्म का कोई श्राप लेकर आप आए हैं, यदि उसका निदान आप नहीं करेंगे तो आपके आने वाले पीढ़ी में बड़े रूप से पितृदोष का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि वह आपके कारण हो रहा है। वो आपके पूर्व जन्म के किसी श्राप के कारण, कोई बड़े पाप कर्म के कारण होने वाला है, जिसे आप अभी समझकर उसका निदान करके, करवा के उसे अपने आने वाले पीढ़ी को बचा सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का श्राप हो, पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने 9 प्रकार के श्राप बतलाए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सर्प का श्राप, पितृ श्राप, मातृ श्राप, पूर्व जन्म के पत्नी का श्राप, प्रकृति का श्राप, इस प्रकार के अनेक श्राप बतलाए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का श्राप का निर्माण होता है, तो आप 100% पितृदोष से ग्रसित हैं। सभी योगों का अपना अलग अलग लेवल है, अलग अलग एक एक्सट्रीम लेवल है, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे है, कुछ बिल्कुल नीचे लेवल पे है, लेकिन सभी दोष, सभी योग जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पितृदोष से संबंधित हैं और आपका इसको विशेष रूप से ध्यान देकर इसका उपाय करने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुंडली का पंचम, षष्टम और अष्टम भाव किसी भी रूप से पीड़ित है, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि में है, दुष्ट ग्रह स्थित है, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो आपको किसी विशेषज्ञ से मिलकर इसका विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है कि आपके कुंडली में कितने एक्सट्रीम लेवल से पितृदोष का निर्माण हो रहा है और उसका क्या यथोचित उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि उपाय भी अनेक प्रकार के। इसके बाद हम उपाय के ऊपर ही बात करेंगे, तो तभी जाकर आप किसी उपाय को कर सकते हैं। इसका निदान सिर्फ ये नहीं है कि आप जाकर पितृदोष की शांति करवा लें, कहीं पर भी पितृदोष की शांति करवा लें, या फिर काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप काल सर्प दोष की शांति करवा लें। इससे आपका कुछ नहीं होगा, आपका अविश्वास ही क्रिएट होगा ज्योतिष शास्त्र के प्रति, क्योंकि यह सिंपल रेमेडी नहीं है। सबसे पहले तो देखना जरूरी है कि किस आधार पे पितृदोष बना हुआ है, कितने लेवल से बना हुआ है और उसका क्या उपाय होना चाहिए। आइए उपाय के ऊपर बात करते हैं। पितृदोष का उपाय, सबसे पहले तो उपाय किसे करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक स्त्री है, उसकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है, तो क्या वह उपाय कर सकती है पितृदोष का? पितृदोष का जो शांति है वो स्त्री ना करके उसके पिता या फिर उसके पति करेंगे। यदि उसका विवाह हो चुका है तो उसके पति अब लायबल है उस पितृदोष की शांति के लिए, और अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो उसके पिता को पितृदोष की शांति करनी चाहिए, वो स्त्री नहीं कर सकती है। उसी प्रकार यदि कोई बालक की कुंडली में, कोई बच्चे की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है और वह बच्चा बहुत छोटा है या फिर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, तब तक उसके पिता
उसके पितृदोष की शांति करेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके 3 संतान हो और आपके सबसे छोटे वाले संतान की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा हो, तो फिर इसका क्या उपाय होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो यदि वह बालक, वो बच्चा छोटा है, तो उसके पिता को पितृदोष की शांति करनी चाहिए और फिर उसके पिता को स्वयं से त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। अगर वह बालक बड़ा हो गया हो, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हो, 25 साल 30 साल पार कर चुका हो, तो उस लड़के को स्वयं पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। उसके बाद उसके पिता को, अगर उसके पिता नहीं है, दादा, परदादा या फिर जो भी घर के बड़े सदस्य हैं, पिता के कोई भाई हो, उन्हें जाकर पितृदोष की शांति के साथ साथ नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और फिर पिंडदान, जब ये पूरे कर्म कर लिए जाएंगे तब आप स्वयं भी बच पाएंगे और आपके कुल के जो अन्य सदस्य हैं वो भी बच पाएंगे और आने वाले सदस्य आपके कुल में वह बचे रहेंगे। तो दोस्तों, जो पितृदोष का उपाय है वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट और जटिल है। उपाय को निकाल पाना कि इसका एग्जैक्ट उपाय है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग बस आपको सिंपली एक चीज़ जान गए हैं कि कालसर्प दोष, जाओ भाई कालसर्प दोष की शांति करवा लो, पितृदोष, जाओ पितृदोष की शांति करवा लो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको उसका विशिष्ट विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, वो किस कुल से आया है, माता कुल से आया है कि पिता कुल से आया है। कई बार कालसर्प योग का निर्माण होता है कुंडली में, साथ ही पितृदोष का निर्माण होता है, तो कालसर्प योग पता चलता है कि उनकी माता जी में आंशिक कालसर्प दोष है जो वो अपने कुल से लेकर आ रही हैं, और उनके पिताजी में स्त्री का श्राप है जो जिससे पितृदोष का निर्माण हुआ है, अर्थात कि उनके कुल में किसी स्त्री का यथोचित सम्मान नहीं हुआ, सही प्रकार से पितृकर्म या फिर सही प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं किए गए, तब जाकर उस संतान की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो क्या सिर्फ वो संतान उस पितृदोष की शांति करवा ले या फिर कालसर्प दोष की शांति करवा ले तो क्या लोग खुशी से, चैन से, सुख के साथ जी पाएंगे वहां पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशानियां बनी ही रहेगी। कई बार तो कुंडली में कुल देवी देवताओं का श्राप बना होता है जिसके कारण भी पितृदोष का निर्माण होता है। तो इन सभी योगों का विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है, तब जाकर एक विद्वान देवज्ञ को उसका उपाय देना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा एक विश्लेषण जो कि आशा करता हूं आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा और बहुत सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे जिससे आप पितृदोष को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। पितृदोष कहाँ से आता है, शुभ है या फिर अशुभ है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और इसका क्या उपाय होना चाहिए। इसके उपाय के ऊपर बहुत ही विशिष्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगा जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पितृदोष के उपाय के विषय में बात किया जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।